नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है सीटेट का, यानी कि दिसंबर में हमारा एग्जाम आयोजित हो रहा है और 14 दिसंबर को हमारा पेपर होने वाला है। तो आप सभी उसी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कर रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि साथियों, हमें एग्जाम अगर हमें देना है और हमें एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है तो हमें PYQs जरूर देखना है, क्योंकि इनको देखने के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो तैयारी है उसको हम बेहतर मजबूत तरीके से कर सकें। तो बढ़ते हैं साथियों, आज के हमारे सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहां देखेंगे पहला प्रश्न कह रहा है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। यहां खालिस्तान है, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का हमें उदाहरण बताना है। भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और निचोड़ना। साथियों, स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी कि मैं कहूं ग्रोस मोटर स्किल। कितनी स्किल होती है? 2 स्किल होती है। एक तो होती है ग्रोस मोटर स्किल, हम बात करें यहां ग्रोस मोटर स्किल। एक होती है साथियों फाइन मोटर स्किल। इसके अंदर क्या होता है ग्रोस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल में क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां होती है उनका हम ज्यादा यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि आप मुझे बताएं, भागने में, दौड़ने में, तैरने में, यानी कि एक्सरसाइज करने में कौन सी स्किल यूज होगी? ग्रोस मोटर स्किल का यूज होगा। लेकिन फाइन मोटर स्किल का जो आप उपयोग करोगे उसके अंदर कम मसल्स का, यानी कम मांसपेशियों का हमारा उपयोग होगा। जैसे कि पेपर कटिंग करना, लिखना, सुई के अंदर धागा पिरोना, ऐसी छोटी छोटी जो एक्टिविटियां होती हैं जिसमें कम मसल्स का यूज होता है, उसमें आपका फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यहां होता है। तो हमें पूछा गया है प्रश्न के अंदर स्थूल गत्यात्मक कौशल। बताइए साथियों कौन सा उदाहरण है? इसका उदाहरण होगा भागना। यानी कि मैं कहूं भागते समय हमारे बॉडी की पूरी जो मांसपेशियां हैं वो उनका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो हो जाएंगे फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण। देखिए अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? यानी कि पेन पकड़ने से पहले बच्चे गिलास पकड़ना सीख जाते हैं। तो कौन सा जो डेवलपमेंट का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वह किस दिशा का वर्णन कर रहा है? देखते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत को सेफेलोकोडल सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी सिद्धांत को कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। इसके अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह अंदर से बाहर की ओर होता है। तो इसमें पूछा गया है पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीखता है, यानी कि छोटी एक्टिविटी करने से पहले, यानी कि पहले पूरी बॉडी को यूज करना सीखता है। गिलास पकड़ेगा फिर पेन पकड़ेगा। तो कौन से सिद्धांत का उपयोग हो गया इसमें? 2 नंबर, यानी कि अधोगामी सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है जब हमें उत्तर पहले ही मिल गया है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? साथियों पूछा गया है कि सोशलाइजेशन की कितनी संस्थाएं होती है? दो स्टेज या 2 इकाइयां होती है। एक तो होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। यानी कि प्राथमिक संस्थाओं का हमें उदाहरण पूछा है कि प्राथमिक संस्थाओं में कौन सा आता है? आस पड़ोस और मुद्रक संसार, विद्यालय और कानून, सामाजिक नीति और धर्म, परिवार और आस पड़ोस। समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्थाएं होगी, प्राइमरी जो होगी, वो हो जाएगी आपकी 4 ऑप्शन, यानी कि परिवार और आस पड़ोस ही एक बच्चे की प्राथमिक संस्थाओं को माना जाता है। द्वितीयक संस्थाओं के अंदर बच्चे के मित्र, विद्यालय और मैं कहूँ रिश्तेदार, मंदिर, जो भी हमारा धर्म है, वो सारे सारे सेकंड स्टेज के अंदर आएंगे। किसमें? समाजीकरण के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जीन पियाजे का पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? साथियों इसमें पूछा है निगमनात्मक रूप। निगमनात्मक रूप हमने
जीन पियाजे की जो क्लास हमारी जो पहली हुई थी उसके अंदर हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो निगमनात्मक सोच बच्चों के अंदर होती है वो कौन सी स्टेज में होती है। बताइए, क्या बच्चा बाल्यावस्था के अंदर ये सोचना शुरू कर देता है या फिर किशोरावस्था के अंदर ऐसी सोच रखना शुरू कर देता है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है? साथियों, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, कौन सा होगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यह कहती है कि इस अवस्था के अंदर बच्चे की एज 11 से 15 वर्ष तक हो जाती है और इस अवस्था के अंदर बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक का जो उदाहरण है यह कहता है कि बच्चों नियमों के माध्यम से उदाहरण की ओर जाते हैं। आप बच्चों को नियम बता दीजिए, सूत्र बता दीजिए, फॉर्मूला बता दीजिए, उसी के माध्यम से बच्चे पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको पेश कर देंगे। जबकि मैं बात करूं आपके सामने मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा यह नहीं कर पाता है क्योंकि इस अवस्था के अंदर एज होती है बच्चे की 7 से 11 वर्ष, जबकि औपचारिक में होती है 11 से 15 वर्ष। अब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कौन से रूप का या कौन से जो स्किल डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होगा वह होगा आपका आगमनात्मक। कौन सा होगा? आगमनात्मक। आगमनात्मक यानी कि आगमनात्मक यह कहता है कि पहले उदाहरण देंगे बच्चे को, उसके बाद बच्चा नियमों पर जाएगा। तो कौन सी स्टेज में जाएगा? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यानी कि बच्चों को पहले आप हर चीज उनको कक्षा के अंदर हो चाहे घर परिवार में हो, उसको जब बच्चा देखेगा सामने आंखों से इमेजिनेशन करेगा, उसके बाद ही सोच विचार चिंतन करना शुरू करेगा। तो साथियों, हमें पूछा है निगमनात्मक रूप, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? यानी कि समाज की बात हो रही है कि समाज ये तय कर सकता है कि क्या व्यक्तिगत रूप नहीं। ये कॉलबर्ग के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उनके कौन से स्टेज की बात यहां पर की गई है, हमसे ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए ऑप्शन पर आते हैं। आज्ञापालन दंड, अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की, अभिविन्यास, अधिकारिता में सामाजिक क्रम व्यवस्था, अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास। आपने आंसर दे दिया होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बात समाज की हुई है तो हम समाज से बिल्कुल निकाल लेंगे कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कि 3rd ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर हम देखें तो कई प्रश्न तो हमें ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रश्न के अंदर ही आपका उत्तर छुपा होता है, हल्का सा हम दिमाग लगाएंगे उसमें ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए साथियों, वाइगोस्की के बारे में पूछ लिया गया है। वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? वाइगोस्की ने साफ कहा है कि पाठ प्रदान अगर बच्चे को हम देंगे, अब पाठ का मतलब आप सोच रहे हो क्या होता है? पाठ का मतलब यह होता है कि बच्चे को थोड़ी मदद की जाएगी बच्चे की इसके अंदर, उस मदद के माध्यम से बच्चा अपने आप क्या करने लग जाएगा? डेवलपमेंट करने लग जाएगा, अपने कार्य में सुधार करने लग जाएगा। पाठ का मतलब इसके फोल्डिंग होता है साथियों। देखिए ऑप्शन पर आते हैं। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा कि अगर बच्चों को जहां भी आपको लग रहा है बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कमी कोई काम के अंदर आपको दिखाई दे रही है, तो आप उसे बच्चों को इशारों के माध्यम से कि नहीं बेटा ऐसे होगा, इसको आप ऐसे करिए, संकेत और इशारों के माध्यम से आप उसकी थोड़ी हेल्प कर दोगे, यानी कि आप उसको पाठ प्रदान कर दोगे, तो बच्चे का यहां पर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा और वो कार्य को आसानी से कर पाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न वापस फिर वाइगोस्की के बारे में पूछ लिया गया है। ले वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? किस चीज को बढ़ावा दिया? कंठस्थ स्मरण और अत्यधिक जोर, यानी कि रटने पर क्या जोर दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया, रटने पर बिल्कुल जोर नहीं दिया।
सहयोगात्मक अधिगम को परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र बिल्कुल भी नहीं दिया है, मानकीकृत पाठ्यक्रम तो हो ही नहीं सकता है, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि वाइगोस्की ने सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि जब क्लास के अंदर स्टूडेंट होता है तो पीयर ग्रुप के माध्यम से, यानी कि समूह के माध्यम से, अगर चर्चाओं के माध्यम से अधिगम करता है, लर्निंग करता है, तो वह डेवलपमेंट का ही रूप होता है और बढ़ावा मिलता है। ये कौन कहते हैं? वाइगोस्की कह रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है कि उस कक्षा के अंदर जो सीखने वाले अभ्यर्थी हैं उनको किस तरह समझा जाता है। देखिए, देखते हैं, ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, साथियों निष्क्रिय जहां भी हमें दिख जाएगा हम उसको काट देंगे, निष्क्रिय नहीं सक्रिय यहां पर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, केवल व्याख्यान के रूप में बिल्कुल भी नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रस्तुत करने में असक्षम बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में बच्चों की भूमिका हम निभाएंगे और एक ऐसा एनवायरमेंट पैदा करके बच्चों को अधिगम करता, यानी कि एक्टिव लर्नर के रूप में हम पेश करेंगे। अगला प्रश्न है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत ही कुशल है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? साथियों, बुद्धि का एक टॉपिक हमारे सीटेट की सीडीपी के अंदर, उस टॉपिक के अंदर यानी कि हॉवर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत दे रखा है उसके अंदर से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है और इसके आसपास का ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, मैं बताऊं आपको साथियों, कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई है? 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत, हमें प्रश्न के अंदर पूछा जाता है कि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा एकल आयामी सिद्धांत दिया गया है या बहुआयामी सिद्धांत दिया गया है, तो आपको टिक लगाना है कि बहुआयामी या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है। देखिए, अब उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत हमें पूछा है बुद्धि का कि मानसिक चित्रण और परिवर्तन के और वस्तुओं में कुशल है, तो किस तरह की बुद्धि होगी? भाषाई होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या संगीतमय होगी? देखते हैं। अंतर्व्यक्तित्व होगी या फिर स्थानिक होगी? अगर वस्तुओं के मानसिक चित्रण में परिवर्तन में कुशल है तो स्थानिक यहाँ पर हो जाएगी। स्थानिक यानी कि मूर्तिकार होगा वो, या किसी भी वस्तु का चित्र बनाने में वह माहिर है, तभी तो स्थानिक होगा। वस्तुओं के परिवर्तन में बहुत कुशल माना जाएगा। अगला प्रश्न होगा साथियों हमारा, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है? विचारों का मौखिकीकरण की बात हो रही है, सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है, तो वह क्या दर्शाता है? आइए देखते हैं। भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है? जी नहीं, संबंधित है। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। देखते हैं, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है या भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप में संज्ञान में देरी आ जाती है? बताइए साथियों, कौन सा प्रश्न यहां आपको लग रहा है? प्रश्न नंबर 11 की हम यहां बात कर रहे हैं कि 11वें प्रश्न के अंदर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है कि जो भाषा होती है यानी कि लैंग्वेज होती है वह संज्ञान को क्या करती है? सुसाधित करती है। यानी कि जो डेवलपमेंट यहाँ पर होता है लैंग्वेज को लेकर, भाषा और संज्ञान, यानी कि हम अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके सामने तो पहले मेरे दिमाग में बातें आ रही हैं, तभी तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जब हम किसी भी व्यक्ति के सामने भाषा का आदान प्रदान करते हैं यानी कि मौखिकीकरण करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं? संज्ञान के माध्यम से ही करते हैं। हमें पता है किस व्यक्ति को किस टाइम पर किस तरह की बात हमें करनी है, तो भाषा संज्ञान क्या करती है? सुसाधित यानी कि फैसिलिटेट करती है। अगला प्रश्न है जेंडर। जेंडर क्या है? देखते हैं। एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आकृति प्राप्त करती है। गर्भधारण के समय ही से ही पूर्व निर्धारित होती है? जी नहीं। एक जन्मजात या जैविक गुण है? जी नहीं। समाजीकरण की संस्थाओं को प्रभावित नहीं होता? इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। जेंडर के बारे में पूछा है, यानी कि जो लिंग है उसके बारे में पूछा है। ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा ही आकृति प्रदान करती है। अब मैं बताऊं आपको कैसे। जेंडर साथियों, हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा कल्चर यहाँ बना रखा है कि जो पुरुष होते हैं वो घर के
अंदर के काम नहीं कर सकती, लेकिन और जो महिलाएं होती है वो घर के बाहर का काम नहीं कर सकती। ये एक जेंडर इक्विटी इन्होंने बना रखी है, जेंडर स्टेरियोटाइप में कह सकता हूं, जेंडर रूढ़िवादिता इन्होंने बना रखी है। किसने? सोसाइटी ने बना रखी है। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें प्रश्न पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां हो जाएगा। अगला है साथियों हमारा प्रश्न, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रम से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन ऑप्शन देखते हैं, सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि इसमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर देता है और खोया हुआ महसूस कर पाते हैं। यानी कि एक ऐसी क्लास, उसके अंदर सभी कैटेगरी यानी कि सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, सभी विविध पृष्ठभूमि, कह सकता हूं विविध पृष्ठभूमि के बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी यहाँ पर बात हो रही है। क्या उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम सीखने के वो होना चाहिए? तो इसमें देखिए हमें सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ कई कौशल सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। जब एक क्लासरूम के अंदर विविध पृष्ठभूमि से आए हुए बालक बालिकाएं बैठेंगे और आपस में चर्चाएं करेंगे, खेलेंगे, पीयर ग्रुप में बैठकर समस्याओं को सुलझाएंगे, तो क्या होगा? उनमें कई कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट ही तो होगा उनका। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? यानी कि सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार का यहां पर होना चाहिए? क्या संदर्भित होना चाहिए? क्या मानदंड संदर्भित होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव वर्ड है। मानकीकृत होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव वर्ड है। अध्यापक केंद्रित होना चाहिए? अभिमुखी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? संदर्भित होना चाहिए। सीखने के लिए मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेट असेसमेंट फॉर लर्निंग की यहां पर बात की जा रही है। तो एक कक्षा के अंदर पढ़ाते समय और बच्चे पढ़ते हुए उनके बच्चों को उसी टाइम दिए जाने वाला जो मूल्यांकन है वो कौन सा होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर दिया जाता है। उसी की बात हो रही है। वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए और बच्चों के संदर्भ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक अध्यापिका के द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? यानी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है हर बार। देखते हैं, बड़े बड़े कंटेस्ट याद करने के लिए जोर देना, ये थोड़ी ना होगा। मतलब कठिनाई वाले याद करने के लिए जोर देना, बिल्कुल भी नहीं देना। किसी भी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना, अभी देख लेते हैं। प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना या फिर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। आंसर दीजिए, कौन सा आंसर इसके अंदर होने वाला है? हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 15 पर हम पहुंच गए हैं। यानी कि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग ये कहती है सृजनात्मक जो सोच होती है बच्चे के अंदर एक एकीकृत नहीं होती, यह चारों ओर से बच्चा अपना जो ज्ञान ग्रहण करता है उसको बढ़ावा देती है। कि बच्चे को एक कक्षा के अंदर ये नहीं कि उसकी छोटी सोच के बारे में ही जानकारी दी जाए, उसको कक्षा के बाहर का वातावरण, उसके आस पड़ोस परिवार और उसकी जो मतलब देश, पूरे भूगोल उसको बताना चाहिए ताकि बच्चे की जो सोच ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो साथियों उसके सामने ऐसी समस्याएं हमें प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि बच्चा नवाचारी यानी कि नए नए क्या करे, नई नई डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से खोजने की उसको क्या हो जरूरत हो, तभी तो सृजनात्मक सोच का पता चलेगा। अगला प्रश्न होगा, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? यह प्रश्न पूछा गया है। क्या अनम्य पाठ्यक्रम जरूरी है या उचित समायोजन जरूरी है या परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र या फिर अगम्य या दुर्गम इमारती? साथियों, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए उचित समायोजन जरूरी है। उचित समायोजन होगा तभी तो जो वंचित वर्ग है
उनको क्या मिल पाएगा, बढ़ावा मिल पाएगा, तभी तो उनका विकास होगा, एकदम उन्हें अच्छे तरीके से समायोजन का अगर स्टेज प्लेटफॉर्म मिलेगा तो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समावेशन की विचारधारा आधारित है, समता पर आधारित है, अलगाव पर आधारित है, समानता पर है, या फिर पक्षपात पर है? पक्षपात पर बिल्कुल भी नहीं होगी, अलगाव पर भी नहीं होगी। अब इन दोनों में है टक्कर, बताइए साथियों, फर्स्ट या सेकंड? समावेशन की विचारधारा की बात की जा रही है। समावेशन की विचारधारा ये कहती है साथियों कि सभी को क्या होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। तो समानता और समता, पता है कौन सा होगा? इसमें होगा फर्स्ट नंबर, समता। समता यानी कि इक्विटी। साथियों, किसी बच्चे के अंदर अगर एक टीचर को बच्चों को, मुझे ये बताएं, समता पर काम करना चाहिए या फिर समानता पर काम करना चाहिए? एक टीचर को क्लासरूम के अंदर मैं आपको बताऊं समता के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। समता यानी कि इक्विटी। हर बच्चे के अंदर टीचर को पता है कौन किस चीज की कमी है, तो बच्चे की जो कमी है उसको देखते हुए टीचर को यहाँ पर उसकी कमी दूर करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो समता हो जाएगा। अब समानता क्या हो जाएगा? एक टीचर को सभी बच्चों को समान रूप से मानते हुए उसके अकॉर्डिंग ही मूल्यांकन देना होता है, तो वो समानता कहलाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी टीचर को यहाँ पर देखनी पड़ती है और गलती यहाँ पर बच्चे को भुगतनी पड़ती है, तभी तो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सभी बच्चों को एक जैसा अगर मूल्यांकन टीचर यहाँ दे रहा है, सभी को समान रूप से यहाँ पर पढ़ा रहा है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा साथियों। यहाँ पर हमें इक्विटी पर ध्यान देना है, समता पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? उच्च स्तरीय तौर पर व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते हुए धैर्यवान रहना, या फिर आकुल होना। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में कौन सा अभिलक्षण होगा? आकुल होना। बच्चे इतने आकुल इसमें हो जाते हैं, अगर इस अवधान से अगर बच्चे जूझ रहे हैं अति क्रियाशीलता विकार से, तो बच्चे इसमें आकुल हो जाते हैं। हर चीज को सीखने के लिए वो क्या हो जाते हैं, तरबितर हो जाते हैं, व्याकुल यहाँ पर, आकुल यहाँ पर हो जाते हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है। देखिए साथियों, वे कार्य को समझने में काफी समय लेते हैं, या फिर वे नवीन और मूल विचारों को सुझाते हैं। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, या फिर विषय वस्तु को समझने में काफी मेहनत लगती है। यानी कि जो सृजनात्मक विद्यार्थी होगा वह नवीन और मूल विचार सुझाते हैं साथियों। उनको नए नए विचार दिमाग में आते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर है। क्रिटिकल स्टूडेंट वो है, अगर हर चीज को सीखने की उनमें ललक है, तो वह नवीन और मूल विचार ही सुझाते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? देखते हैं साथियों, स्वालीनता के बारे में पूछा गया है। व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करना, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन करना, संज्ञानात्मक नम्यता, या अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। प्रश्न संख्या 20 है, आप उत्तर बता दीजिए फटाफट, कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं हम। स्वालीनता को हम कहते हैं कि ऑटिज्म। इसमें क्या होता है साथियों, जो बार बार चीजों को बोलना इसमें होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 21 की हम बात करेंगे। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? यानी कि प्रभावशाली और मीनिंगफुल लर्निंग की यहाँ पर बात की जा रही है। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर को यहाँ क्या करना चाहिए? दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए कहना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए
ये भी नहीं करना चाहिए। व्यवहार के लिए, अनुकूलन के लिए, या फिर पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। कौन सा हो जाएगा साथियों? 4 ऑप्शन इसमें हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारी पाठ्य सामग्री है उसको विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए हमें क्या करना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, एक प्रभावशाली और एक अर्थपूर्ण अधिगम हो पाएगा। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 22वां प्रश्न, कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन योग्यता में कमतर आंकता है? यानी कि ज्ञान जो अर्जन करने या ग्रहण करने में की योग्यता में सबसे कम आंकता है। कौन है देखते हैं। खोजी अधिगम है, सहज अनुमान लगाना है, या फिर सहयोगात्मक अधिगम है, या फिर निष्क्रिय नकल है। कौन सा है साथियों? इसमें 22वें प्रश्न के अंदर कौन सा यहां हो जाएगा? नकल मारना क्या सही बात है या गलत बात है? आप सही बताएंगे। कुछ एक कह रहे हैं सही बात है, जी नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निष्क्रिय नकल। नकल मारना गलत बात है, तो सबसे कम यही आंकता है। तीनों ऑप्शन अच्छे तरीके से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता को आंकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कथन ए, किसी नए संप्रत्य को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। अगर यहां पर निष्क्रिय आ जाता तो हमारा कथन गलत हो जाता। सक्रिय है, बिल्कुल राइट बात की जा रही है। तर्क क्या कह रहा है? अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमें यहां सही विकल्प चुनना है। कथन और तर्क की यहां पर बात की जा रही है, तो क्या कौन सा प्रश्न हमें होगा बताइए साथियों। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाएगा कि एक संप्रत्य को, किसी भी संप्रत्य को पढ़ाते समय यहां एक टीचर को जो एक बच्चे की प्रीवियस जो नॉलेज होती है उस पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, तभी तो वो एक्टिव होकर उसको आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है। और अधिगम को प्रभावशाली अगर है तो जो विषय वस्तु जो कंटेंट है उसको खंडों के रूप में डिवाइड करते हुए उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक बात यहां पर कही जा रही है। अगला है साथियों, अधिगम की प्रकृति और कैसी है देखते हैं। यानी कि लर्निंग, अधिगम की प्रकृति यहां सक्रिय है, बिल्कुल है साहब, और सामाजिक है। तो सीखने की जो प्रकृति है वह सक्रिय भी होती है और सामाजिक भी होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और सारे ऑप्शन नेगेटिव हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रभावशाली है? बताइए साथियों। स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण, प्रकार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि, कौन सा इसमें हो जाएगा? समस्या समाधान की यहां पर बात की जा रही है तो स्मृति सहायक विधियां भी राइट हो जाएगा, खोज विधि, अन्वेषण विधि भी राइट हो जाएगा, कलन विधि भी राइट हो जाएगा। लेकिन जो स्थिरता है, प्रकार्यात्मक स्थिरता, वह आपका समस्या समाधान नहीं कर पाती है। सी ऑप्शन इसमें कट जाएगा और इसमें आपका ए, बी और डी राइट हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए साथियों, दिखाई दे रहा है या इसको थोड़ा जूम किया जाए। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वे विचार भ्रांतियां ही क्यों न हो। यहां पर एक टीचर को विद्यार्थियों के सामने किस मतलब अगर चाहे भ्रांतियां ही क्यों न हो, चाहे टीचर स्टूडेंट यहाँ पर गलतियां ही क्यों नहीं कर रहे हो, उनको विचार उपजाने के लिए उनको चाहे गलती क्यों नहीं कर रहे हो, ये करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, ठीक बात है। भ्रांतियां, आप ध्यान से सुनना, तर्क क्या कह रहा है, भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा घटित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सत्य बात की जा रही है। अरे गलतियां ही तो बच्चों को सिखाती है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? क्या सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारा डेवलप होगा? नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दोनों सही हैं और इसकी यहां व्याख्या भी हो रही है अच्छे से। अगला प्रश्न है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इमोशन और कॉग्निशन की बात की जा रही है, संज्ञान और संवेग के बारे में कि कौन सा कथन सही है। उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। संतुलित उत्साह है भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। निराशा अधिगमकर्ताओं को अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट हमें लग रहा है कि संज्ञान और जो संवेग है वह संतुलित उत्साह है और भागीदारी को बढ़ाता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन यहां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाता है? यानी कि विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाता है? देखते हैं। महारत उन्मुखी, असफलता स्वीकृत, जी नहीं। प्रदर्शन उन्मुखी, जी नहीं। सफलता परिहार, जी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट को आप यानी कि सीडीपी को आप इस तरह पढ़िए उसमें आप महारत हासिल कर सके। अगर आप मान लीजिए अगर हमारा जॉब में नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम इतनी महारत हमें सब्जेक्ट में होगी तो हम कहीं भी जॉब करने के लायक हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके से पढ़े कोई भी चीज को कि उसमें हम महारत हासिल कर सकें। अगला प्रश्न है कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डेस नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। देख लेते हैं कि यहाँ किसकी बात हो रही है। विचार को संकल्पना मानचित्रण की हो रही है, निष्क्रिय नकल और अनुसंधान की हो रही है, बिल्कुल नहीं होगी इसकी। तो चर्चा और समालोचनात्मक चिंतन की हो रही है, या फिर स्कीमा सक्रियता और अधिगम आसक्तता की यहाँ पर हो रही है। बताइए साथियों, आपका प्रश्न संख्या यहाँ पर हो रही है 29 और 29 के अंदर यहाँ आपका ऑप्शन बनने वाला है 4। यानी कि स्कीमा जो सक्रियता है वह अधिगम को पॉजिटिव रूप यानी कि सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अधिगम की जो आसक्ता है, सीखने में जो आसक्ता है, जो कमी है, वह नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सीधी सी बात है साथियों, 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा नीति से पूछा गया है कि किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। कौन? या एनसीएफ 2020 की बात हो रही है। क्या परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए हमारी प्रणाली, अधिगमकर्ता केंद्रित होनी चाहिए, या फिर अध्यापक केंद्रित होना चाहिए? जी नहीं। बहिष्कार केंद्रित होना चाहिए? जी नहीं। परीक्षा केंद्रित? जी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। अधिगमकर्ता केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के ध्यान में रखते ही हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वह होनी चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कौन कह रही है? एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह कह रही है। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम आपके सामने यहाँ चर्चा करे हैं पीवाईक्यूज यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज, जो कि हमारे आने वाले पेपर के अंदर सीडीपी के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे। और अगर मैं कहूं तो या तो सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे या फिर इन्हीं प्रश्नों के आसपास घूमते प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।